हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेशन लाए हैं। इसमें मैं टोटल आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगी पॉलिटिकल साइंस से, जो आपके कोई भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो। अगर अभी आप यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर का देने वाले हो, जो 16 और 17 में से किसी एक दिन होगा, या फिर यूजीसी नेट देना चाह रहे हो जो 6 जनवरी को है, किसी में भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। या किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, उसमें हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करें तो उस लैंग्वेज में देख लेना। मैं हिंदी में क्वेश्चन बोलूँगी क्योंकि दोनों लैंग्वेज बोलना पॉसिबल है नहीं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि लोकतंत्र शासन के एक प्रकार, मतलब एक रूप से कुछ अधिक है, यह सहयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है। तो ऑप्शन एक है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जॉन लॉक, ऑप्शन सी है जॉन डीवी, ऑप्शन डी है गांधी जी। तो इसमें ऑप्शन सी जॉन डीवी। क्या, फिर से मैं एक बार कथन बोल रही हूँ, लोकतंत्र शासन के एक प्रकार से कुछ अधिक है, यह सहयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है। आगे है, सोफी अथवा सोफिया निम्नलिखित में से किस पुस्तक का पात्र है? सोफी एंड सोफिया किस पुस्तक का पात्र है? तो ऑप्शन ए है रिपब्लिक, ऑप्शन बी है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ऑप्शन सी है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ऑप्शन डी है द ह्यूमन कंडीशन। तो ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन मेरी वॉटरक्राफ्ट की जो ये बुक है, उसमें ये सोफी और सोफिया है। ठीक है, इनकी बुक का नाम पूरी अच्छे से आप याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध एवं बाह्य प्रतिबंध शब्द का उपयोग किया? ऑप्शन ए भीखू पारेख। क्या है, बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध और बाह्य प्रतिबंध, ये वर्ड को याद रखिएगा, आंतरिक प्रतिबंध और बाह्य प्रतिबंध शब्द का उपयोग किया? ये जितने भी ऑप्शन ये हैं, देखो ये भी बहुसंस्कृतिवाद भीखू पारेख। इससे ये भी आपको पता चले कौन से थिंकर संस्कृति बहुसंस्कृतिवाद से रिलेटेड है। ऑप्शन बी है बिल किमली का, ऑप्शन सी है ऑकिन, ऑप्शन डी है बेरी। तो किसने कहा था कि, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल किमली का। ठीक है, बहुसंस्कृति के विमर्श में बिल किमली ने आंतरिक प्रतिबंध और बाह्य प्रतिबंध शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके लिए एम बी फॉरेस्ट ने कहा कि उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्ट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान से अधिक प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए है मैकियावेली, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है बेंथम, ऑप्शन डी है आपका जेएस मिल। तो ऑप्शन ए मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान एवं हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है, यह निम्नलिखित में उल्लेखित है। ये किसमें, ये जो लाइन है, ये किस बुक में उल्लेखित है? तो ऑप्शन एक है डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट एंड साइंस एंड आर्ट्स, जो रूसो ने लिखा था, रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो फिर से मैं एक बार, देखो, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाली हमारे विज्ञान और हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है। तो ये आप ऑप्शन देख के कर सकते थे। इसका आप ये रूसो ने लिखा था, डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी एक अरस्तु की कृति नहीं है? यानी 3 इसमें से ऑप्शन जो होगा अरस्तु की कृति होगी, एक नहीं होगा। देखो, पॉलिटिक्स, निकोमेचिन, इथोडेमियंस एथिक्स,
एपोलॉजी, एपोलॉजी प्लेटो की है, अरस्तु की, प्लेटो की, अरस्तु की नहीं, ये तीनों बुक उनकी है। कौन सी? पॉलिटिक्स उनकी फेमस बुक है। निकोमेचियंस भी है, इडेमेंस इथिक्स भी है। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण शाश्वत एवं नियत है? ऑप्शन है, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण शाश्वत एवं नियत है? तो पहला है मैटर, दूसरा है आइडियाज, तीसरा है रॉ मटेरियल्स, चौथा है डार्कनेस। तो ऑप्शन बी, विचार, विचार को, तो प्लेटो के अनुसार विचार की समुचित संसार का मूल महत्व है। एक भौतिक दुनिया की विचारों की छाया मात्र है, इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। प्लेटो के अनुसार विश्व के दो प्रकार है, विचारों की दुनिया और भौतिक या वास्तविक दुनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, सुक्ति संग्रह एनालेक्ट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है निकोमेकस, प्लेटो, कन्फ्यूशियस, चाउ, राजवंश। तो इसमें कॉन्फ्यूशियस से संबंधित है, क्या है? सुक्ति संग्रह। एनालेक्ट्स, तो ये हमारे किनसे? कॉन्फ्यूशियस से संबंधित है। उनकी जो बुक है, उनकी रचना को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। सी चिड़ गीत संग्रह, ई चिड़ छुन छू वसंत शरद का काल, बसंत एवं शरद का काल, याद रखना। ये एक से मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको इनकी बुक्स दे दूंगी, क्योंकि इनकी बुक्स कालक्रम में तो नहीं आता, बट इनमें से कौन सा इनका बुक है, कौन सा इनका नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्या है क्वेश्चन? हमने देखा है। क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब कहाँ पर प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई? आगे है, ये ऑप्शन है जोहानसबर्ग। ऑप्शन देखो, सितंबर जोहानसबर्ग में हुआ था, याद रखना, 1906 में। अगला है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा 11 सितंबर 1906 में जोहानसबर्ग में प्रदर्शन किया गया था एवं उनके द्वारा एकत्रित होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई थी। सितंबर 1906 को दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में एम्पायर थिएटर की जनसभा में इस प्रकार की भावना थी। संवेदनशील अंतरात्मा ने मोहनदास करमचंद गांधी से कहा कि यह असाधारण घटना थी, एक इतिहास बन रहा है, ऐसा कार्य हो रहा है जिसका गवाह ईश्वर है। यह एक धार्मिक शपथ थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो बस ये याद रखना, कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, ये भी याद रखना। आगे, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी? ये कई बार एग्जामों में आया है, ये हमारे पेरियार हैं, ईवी रामास्वामी पेरियार। ठीक है, तो इसको कब हुआ था? कार्यक्रम बढ़ाने 1925 में एक अभियान चलाया गया था, आत्मसम्मान, ये याद रखना डेट, 1925 में। इसका ध्येय था तमिल प्रदेश में गैर ब्राह्मणों के मन में अपनी द्रविड़ परंपरा पर गर्व का भाव जगाना। इस आंदोलन ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए सारे गैर ब्राह्मणों के मन में एकता की भावना भरने का प्रयत्न किया। इसमें स्प्रेता जाति भी सम्मिलित थी। अगला, निम्नलिखित में से किसने विधि को दो प्रकार शरीयत और जवाबित के रूप में वर्गीकृत किया था? ऑप्शन है दारासिको, ऑप्शन बी है वासवा, अबुल फजल और जियाउद बर्नी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि आपके सिलेबस में क्या, अबुल फजल के आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बासवा पढ़ना नहीं है, दारासी को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, जियाउद्दीन बर्नी पढ़ना है, तो हाँ पढ़ना है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन में, इसलिए आपको सिलेबस को भी अच्छे से एकदम रट लेना है कि सिलेबस में क्या है। कभी कभी ऑप्शन ऐसे आते हैं ना कि जो आउट ऑफ सिलेबस ऑप्शन रहेंगे, तो वो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें हमें पढ़ना ही नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखना। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सिलेबस अगर होगा तो आपको पता है कि बाकी ये तीनों थिंकर्स हमें कुछ पढ़ने ही नहीं उनके बारे में,
मतलब थिंकर तो नहीं है ये, दारा सिकोह राजत है, तो इनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एलिमिनेट करके इसको आसानी से आप ला सकते थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एम एन रॉय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को खंडित या समाप्त कर दिया? तो कब किया था? 1948 में। अब ये भी इसमें पता चल गया कि एम एन रॉय की कौन सी था, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। कब खंडित किया? तो 1948 में। तो एम एन रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को संगठित किया और 1945-46 में चुनाव में भाग लिया, किंतु उन्हें एक भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तब 1948 में इस पार्टी को खंडित या समाप्त कर दिया गया। उन्होंने अपना समय एवं शक्ति मौलिक मानवतावाद के प्रचार में लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट नोजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन में क्या सहमत है? निम्नलिखित में से गलत तर्क को चुनिए। तो इसका हो जाएगा, इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण है, ऑप्शन डी। तो देखो, रॉबर्ट नोजिक ने बाजारवादी आर्थिक प्रणाली का समर्थन किया। रॉबर्ट नोजिक ने अपनी पुस्तक, इनकी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974, ये मतलब डेट भी याद रखिए, क्योंकि आजकल ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको बुक्स दे देगा, उसको क्रम में सजाने को आ जाएगा। तो उसको क्रम में सजाने से क्या है, आपको थिंकर पता होनी चाहिए कि किस टाइम लाइन के वो थिंकर हैं, तो आप अरेंज कर सकते हो उसको। रॉबर्ट नोजिक की क्या है, न्यूनतम राज्य की संकल्पना दी थी उन्होंने, याद रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बारे में सही नहीं है? यानी तीन को जो ऑप्शन होगा हमारा, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। 3 ऑप्शन सही होगा, 1 ऑप्शन सही नहीं होगा। तो देखो, भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शपथ पद से हटा सकते हैं, ठीक है। आगे है, अध्यक्ष को हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति इस मामले को जांच हेतु उच्चतम न्यायालय से संदर्भित करता है। फिर है, मंत्रालय तथा विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को नहीं मानने की शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन? कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकता है, ठीक है। और इसका आर्टिकल याद रखना 315 से लेकर 323 तक है, और संविधान के किस भाग में? 14वें भाग में है। आगे, राष्ट्रपति चुनाव में किसी संसद सदस्य के मत मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका होता है आपका, देखो, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटी और टोटल मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसका दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है एकल संख्या। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 1886 में संवैधानिक द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था आपका, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। ए में क्या मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है इस चीज को। देखो, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है, नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ा गया है कि ये 6 से 14 साल के बच्चों को के लिए शिक्षा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन 17 क्या है? 17 है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCAM द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को अनुसूचित किए गए हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन, ये देखो, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 5 धार्मिक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सूचित किया गया। तो इसमें जैन भी हो जाएंगे, है तो जैन, ठीक है। कब किया था? सबसे बाद में 14 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो करते हैं पीठासीन अधिकारी, ऑप्शन बी। आगे निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका की अगुवाई या पथ प्रदर्शक थे? तो ये हमें सबको पता है, पीएन भगवती थे। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसने योगदान दिया था? तो ये दिया था ज्ञान द्रेज। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार का फेलोशिप प्रोग्राम है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नरेगा को लागू करने में प्रसिद्ध आर्थिक चिंतक एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञान द्रेज का अहम योगदान रहा है। अगला है, नागरिक चार्टर आंदोलन के लिए मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? चुनाव है, मूल्य है, जवाबदेही, मात्रा है। तो क्वांटिटी नहीं है, बाकी है। ठीक है, देखो क्या क्या नागरिक चार्टर आंदोलन में मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांत कौन कौन से? ये 6 सिद्धांत का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। पहला विकल्प है, मूल्य है, जवाबदेही, पारदर्शिता है, सहभागी, गुणवत्ता है। क्या है? विकल्प है, विकल्प मतलब चुनाव, चुनना, विकल्प। फिर है मूल्य, वैल्यू, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, सहभागी और गुणवत्ता। देखो इसमें अब ध्यान से नहीं पढ़ते तो क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी है, सहभागिता है, पारदर्शिता है, जवाबदेही है, मूल्य है, विकल्प है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संशोधन दल बदल? तो ये भी आसान है, 52वां संवैधानिक संशोधन था दल बदल से संबंधित 1985 में। उस समय अब देखो जो प्रधानमंत्री ये सबको क्रम में सजाने आ जाते, तो जो मेन थिंग्स जब मेन हुआ है उस समय के आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो उस समय कौन थे आप बता दे। 85 में, 84 में तो राजीव गांधी। ठीक है, अगले चलते हैं। अब आपका आ गया ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन। लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित विभागीय 4P में कौन कौन सा है? तो इसमें देखो प्रोसेस है, पर्सन है, प्लेस है, नहीं पर्पस, प्रोसेस मतलब उद्देश्य है, पर्पस, पर्सन, प्लेस और प्रोसेस, उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान और प्रक्रिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉलेट के अनुसार शक्ति और सत्ता के मध्य अंतर है, तो शक्ति और सत्ता के मध्य क्या अंतर है? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको एलिमिनेट किया गया क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे है, नवीन लोक प्रशासन पर आधारित साहित्य निम्नलिखित पर बल देता है। तो नवीन लोक प्रशासन का जो साहित्य किस पे? प्रासंगिकता, मूल्य, क्षमता और परिवर्तन, रेलिवेंस, वैल्यू, इक्विटी और चेंज। आगे चलते देखो, अब ये भी याद रखें, इनकी बुक्स आते हैं फ्रैंक मैरनी का टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मिन्नो बुक सम्मिल। ठीक है, इसमें 5 चीजें कौन है? प्रासंगिकता है, मूल्य है, सामाजिक समता है, परिवर्तन है, उपभोक्ता केंद्रित है। 5 थिंग्स है इसमें, याद रखना। अगला है, हेराल्ड लॉसवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति चक्र की 5वीं व्यवस्था है? तो नीति चक्र की जो 5वीं व्यवस्था है वो है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन कौन कौन है? 5 अवस्था याद रखो। देखो हेराल्ड लॉसवेल ने नीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नीति विज्ञान की अवधारणा 1951 में अपनी लेख में विकसित किया है। उसमें उन्होंने नीति चक्र को 7 अवस्थाएं बताई है। कौन सी? बुद्धिमत्ता, पदोन्नति, सुझाव, आह्वान, अनुप्रयोग, समाप्ति और मूल्यांकन। ठीक है, आप इसको याद रख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ चीजें जिसको स्क्रीनशॉट लेके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करके आप इसको याद कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान से संबंधित है? तो कौन है? एक मिनट देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। देखो ऑप्शन है, जल स्वास्थ्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है इससे रिलेटेड।
देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया है, जिसमें 3R तो क्या है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। ये काफी आपने सुना होगा इसको। रिड्यूस मतलब कम करो, रिसाइकिल फिर से, फिर रीयूज करो, ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वह पहला भारतीय राज्य है जिनके सामाजिक संपरीक्षण विधि को लागू किया जाता है? तो है मेघालय, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सुशासन सूचकांक से संबंधित है? तो ये है आपका कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। किससे? सुशासन सूचकांक से संबंधित है। देखो, 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे भी आता है ये 25 दिसंबर को, तो उसी दिन क्या है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये भी आ सकता है, एक बार कि कोई सा डेट पूछा गया था, तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। वाजपेयी की जयंती पे के अवसर पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक शुरू किया गया था। और जो एसटीजी जो डेवलपमेंट, वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के हाइट एक्ट के रूप में भी जाना जाता है? किस अधिनियम को हाइट एक्ट के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको ऑप्शन नंबर ये, यूएस भारत शांति परमाणु ऊर्जा सहयोग को। तो हाइड एक्ट का पूरा नाम हेनरी जे हाइड संयुक्त राज्य अमेरिका शांति परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम 2006 है। यह अमेरिकी कांग्रेस की एक निजी सदस्य बिल के रूप में, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन पंचशील सिद्धांत है? अब देखो, पंचशील सिद्धांत कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। क्या क्या 5 चीजें उसमें थी? तो देखो, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, संप्रभु के प्रति परस्पर सम्मान, ठीक बात है। क्या पूछा जा रहा है? हाँ, पूछा क्या है ना, ठीक है। पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप। देखो, इसी को एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं, अहस्तक्षेप होता तो सही होता। तो हमको सी को एलिमिनेट तो करना ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। सी को एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर आ जाता, बाकी आपको नहीं भी पता तब भी आप, क्योंकि 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आक्रमण, एक दूसरे के मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, नॉट हस्तक्षेप। अब देखो, कब हुआ था? 20 जून, क्योंकि आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन काफी आते हैं, तो आपको डेट याद रखना चाहिए। 20 जून 1954 में। तभी कौन कौन प्रधानमंत्री थे? तो भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई थे। और ये 5वां जो है उसका वो याद रखना। आगे है 32। भारत की किसी महिला पुलिसकर्मी ने सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान के कार्यों को में कब भाग लिया था? तो ये जनवरी 2007 में। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के इतिहास में पहली बार भारत के अकेले महिला गठित पुलिस इकाई ने वर्ष 2007 में लाइबेरिया में तैनात करने के लिए भेजा गया था। अफ्रीकी राष्ट्र गृह युद्ध से जूझ रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विस्तारित परोस भारतीय विदेश नीति का अवधारणात्मक छत्र, कंसेप्चुअल अम्ब्रेला बन गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प भारत के विस्तार पड़ोस के कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? देखो, स्वेज नहर है, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी अफ्रीका, यही नहीं होगा। बाकी एशिया प्रशांत क्षेत्र, ये सब हो जाएगा। आगे है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुपक्षीय कार्रवाई के बारे में भारत के उपागम को 5 एस के रूप में रखा था। कौन सा विकल्प चुनिए? देखो, क्या है? सम्मान है, क्या है? सामंजस्य है, संवाद है, समृद्धि है। तो इसमें क्या, ऑप्शन बी। तो क्या है? देखो, 5 ऐसे याद रखना, ये बहुत जरूरी है, लिख लो। सम्मान है, सहयोग, देखो सम्मान है, संवाद है, सहयोग है, शांति है, समृद्धि है। कौन नहीं था जिसमें ऑप्शन क्या दिया था? सामंजस्य। सामंजस्य नहीं है। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, देखो, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि। सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि।
आगे है 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था? तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसमें लिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन, 1945। निम्नलिखित में से किसके प्रभाव को रोकथाम पद की रचना की है? तो ये किए हैं जॉर्ज कैनन। आगे है निम्नलिखित में से किसने भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले एक उत्तरदायी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये किया है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अगला है हाँ, चूज करना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट जो दिया उसमें से कौन से? पारिस्थितिक शब्द यूनानी मूल का है। पारिस्थितिकी शब्द में अर्नस्ट हैक ने प्रतिपादित किया, ठीक बात है। एंड्रयूज हॉब्सन ने पर्यावरणवाद और पारिस्थितिकीवाद के मध्य विभेद किया है। अगला है हरित विचारधारा वाद विवाद 16वीं शताब्दी में उद्भिद वाद विवाद है। तो इसका आंसर है ए, बी और सी। डी को एलिमिनेट कर दो। आगे निम्नलिखित में से किसका विश्वास है कि अधिसंरचना अब सापेक्षित रूप से स्वायत्त होती है? तो ये है किसका? लुइस ऑल्थ्यूसर है, ग्रामसी है, पोलांज है और माओ जेडोंग है। तो इसका आंसर है आपका ये पोलांज और लुई अल्थूसर, ऑप्शन सी और ए। अगला मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन सा सही है? सही पूछा जा रहा है। यह पुस्तक लोकतांत्रिक भावना के साथ लिखी गई है। सही पूछा जा रहा है ना, कथन सही है। लोकतांत्रिक तो नहीं, निम्नलिखित यह पुस्तक लोकतांत्रिक भावना से नहीं। हाँ, इस पुस्तक में द्विनैतिकतावाद स्थापित की। यह पुस्तक धर्मनिरपेक्षता विरोधी उपागम के लिए, यह पुस्तक नागरिक सेना के पक्ष में है। तो इसका आंसर आपका है बी और डी। बी में क्या है? डी है, यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में बात करती है। और बी है यह द्विनैतिकता को स्थापित। देखो लोकतंत्र की भावना तो हमें हटाना था, तो हमारा जो ए ऑप्शन था उसको एलिमिनेट करते तो हमारा एक एलिमिनेट होता। ठीक है, तो इसका आंसर बी और डी है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। जॉन लॉक के बारे में कौन सा कथन सही है? ये अनुभववाद के समर्थक थे। उन्होंने मानव समाज में संबंधित सरोकार पर निबंध लिखा। वे सीमित राज्य में विश्वास करते थे, लिमिटेड राज्य में। ये लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक थे। ठीक है, नहीं लोकप्रिय नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये लोकप्रिय नहीं, लोकप्रिय तो वो रूस होते तब। तो हमें डी को एलिमिनेट करना था। अगर डी को एलिमिनेट करते तो ए बी सी आंसर है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, और मैंने सारे थिंकर्स को अच्छे से करा रखा है। अगर आप चैनल पे हो तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जितने भी हमारे यूजीसी नेट में सारे को कवर कराए हैं, आप उसे भी देख सकते हो। 43 क्वेश्चन है टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सही पूछा जा रहा है। देखो टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। टैगोर शाश्वत सत्य के अन्वेषण बनकर उभरे। टैगोर ने विविध संरचनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया। टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया। तो ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन ए बी सी। कौटिल्य के अनुसार दंड के उद्देश्य कौन से हैं? तो कौन से हैं? देखो अनार्जित अधिग्रहण, अर्जित प्रस्तुतिकरण, राज्य के भीतर कानून व्यवस्था का प्रबंध, संरक्षित संवर्धन, संवर्धित का उचित वितरण। तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी को एलिमिनेट करना था। क्या क्या है ये देखो आप, दंड देखो कौटिल्य ने एक मिनट को, सी क्या था उसको हम देख लेंगे। सी में राज्य के भीतर कानून व्यवस्था का प्रबंधन, ये वाला नहीं है, मतलब दंड वाले में ये नहीं है। बाकी दंड का उद्देश्य दिया गया था ना, तो ये नहीं होगा। बाकी देखो अर्जित प्रस्तुतिकरण है, अधिग्रहण है, अनार्जित अधिग्रहण है, संवर्धित का उचित वितरण है, ये तीनों चारों है। इसका एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखो कौटिल्य दंड के 4 उद्देश्य की पहचान की: अप्राप्त अधिग्रहण, प्राप्त का संरक्षण, संवर्धित संवर्धन, संवर्धित का उचित वितरण। ये आपको यूपी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य को बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन वहाँ आ सकते हैं। तो आप इसको एकदम
और ये कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगला, निम्नलिखित में राजनीतिक प्रणाली के कार्य कौन से हैं? राजनीतिक समाजीकरण, ठीक है। राजनीतिक अपक्षय नहीं, राजनीतिक भर्ती, राजनीतिक क्रांतियां, तो इसका हो जाएगा ए और सी। देखो ए और सी हो जाएगा ना, राजनीतिक भर्ती और राजनीतिक समाजीकरण, ये नहीं होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या क्या है, देखो राजनीतिक प्रणाली में 4 प्रकार का निवेश कार्य कौन से? समाजीकरण है, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीय, राजनीतिक संचार है, और तीसरे नियम प्रयोग और निर्धारण। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज 45 क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट क्लास में 55 क्वेश्चन करा, क्योंकि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।